हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आपके 4th सेमेस्टर के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, आज जिस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स। दोस्तों, इस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये आप लोगों के स्किल एनहांसमेंट कैटेगरी का सब्जेक्ट है दोस्तों आज से मैं आप लोगों को इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ। एंड दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर राइट नाउ आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फटाफट से हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ जिसका आंसर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद के कार्यों एवं शक्तियों पर चर्चा कीजिए। समकालीन समय में भारतीय संसद के पतन की विवेचना कीजिए। दोस्तों, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके बारे में पूछा जा रहा है एंड उसकी पावर्स एंड उसके फंक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या समकालीन समय में भारतीय संसद का पतन हो रहा है, इससे रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ 1 बाय 1 करके। चलिए दोस्तों, फटाफट से सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। गाइज, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। दोस्तों, परिचय आपको कुछ इस तरीके से देना है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए इसमें संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारतीय संसद द्विसदनात्मक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के प्रावधान के अनुसार संसद की परिषद में राष्ट्रपति और 2 सदन शामिल होते हैं, जिसमें से एक राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा के रूप में और दूसरी लोगों का सदन यानी कि लोकसभा के रूप में जानी जाती है। भारतीय संसद के पास विशाल शक्तियां हैं क्योंकि वह सामूहिक रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संसद अपने दोनों सदनों की सहायता से कानून बनाती है। संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कानून पूरे देश में लागू होते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन देना है। गाइस, आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है जो कि है ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। दोस्तों, आपको इसको बिल्कुल नहीं मिस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल, इस अनुच्छेद को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा जिसके अंतर्गत जो हमारी पार्लियामेंट है उसका प्रावधान है। दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संसद की कार्य एवं शक्तियाँ। भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था में जनता प्रत्यक्ष तौर से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ये प्रतिनिधि ही केंद्र स्तर पर संसद सदस्यों के रूप में कार्य करते हैं, जिसके कारण ये भी कहा जाता है कि ये संसद सदस्य ही वास्तव में संसद के अंतर्गत जनता की आकांक्षाओं को प्रदर्शित करते हैं। इसी के कारण संविधान द्वारा सांसदों के लिए महत्वपूर्ण कार्यों एवं शक्तियों का निर्धारण किया गया है। सांसदों के इन कार्य एवं शक्तियों को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि बेसिकली हमारी जो इंडिया है वहाँ पे जो हमारी पार्लियामेंट है उसके अंतर्गत हम कुछ मिनिस्टर्स को चुनते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको चुनते हैं। और ये जो मंत्री होते हैं, ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये लोग संसद के अंदर रहकर हमारे प्रतिनिधि बनते हैं और हमारी जो समस्याएं होती हैं उनको उजागर करते हैं। इसीलिए इनको कुछ कार्य करने होते हैं और इनको कुछ शक्तियां भी प्रदान की जाती हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट उसी से रिलेटेड है, फटाफट से हम उसको देख लेते हैं। गाइज, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संसद के कार्य। गाइज, हमारी पार्लियामेंट के क्या क्या कार्य हैं वो यहाँ पे बताया गया है। भारत की सदन राष्ट्रीय में सर्वोच्च विचार विमर्श करने वाली संस्था के रूप में कार्य करती है। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले विभिन्न मुद्दों की चर्चा में संलग्न है। भारतीय संसद सभी 3 प्रकार के आपातकाल को स्वीकृति देती है, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वृत्तीय आपातकाल हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है।
संसद संबंधित राज्य विधानसभा की सलाह पर राज्य विधान परिषद को बना या हटा सकती है। संसद क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने, सीमाओं को बदलने या भारत संघ के राज्यों के नाम बदलने का कार्य भी करती है। अधिक विशिष्ट तरीके से सामने आने के लिए सरकार विभिन्न मंत्रियों के नियंत्रण में विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से कार्य करती है। भारतीय संसद में मंत्रियों के लिए प्रावधान है और उन्हें लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह माना जाता है। मंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी एक के सदस्य हो सकते हैं। संसद द्वारा निर्धारित सरकार की नीतियों का सही कार्यान्वयन विभाग के सचिव की देखरेख में नौकरशाही द्वारा किया जाता है। विपक्ष का अस्तित्व भी आवश्यक है क्योंकि यह निश्चित रूप से सुनिश्चित करता है कि देश की पूरी आबादी को अन्य विकल्प और संभावित विचारों के बारे में पता चले। तो दोस्तों ये सारे काम हैं जो कि हमारी संसद करती है, ये सारे कार्य संसद को करने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट वाइज सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, आप लोगों को इन पॉइंट्स को इसी तरीके से ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारी भारतीय संसद यानी कि हमारी संसद की शक्तियाँ। पॉइंट है यानी कि जो हमारी संसद की जो शक्तियां हैं उसमें जो सबसे पहली शक्ति हमारी संसद के पास है वो है विधायी शक्तियां। संसद के अंतर्गत आने वाले। तो दोस्तों शक्तियों में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है विधीय शक्ति। संसद के अंतर्गत आने वाले विधि निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। सांसद संघीय सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकते हैं। ये सांसद में विधायक पेश करने के साथ साथ किसी अन्य विधायक के संबंध में संशोधन का सुझाव भी दे सकते हैं। सांसद संसद के सदस्य होने के नाते संसद के सभी विधीय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसके अलावा नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमाओं से संबंधित विवाद, राज्य विधान परिषदों के निर्माण और समापन, नाम परिवर्तन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण आदि जैसे विषयों पर सांसदों द्वारा सदन में चर्चा की जाती है। अंततः ये सभी विषय भी सांसदों के विधायी शक्ति के अंतर्गत ही आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा पॉइंट है विधायी शक्तियाँ। दोस्तों विधायी शक्तियों में कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई नया कानून बनाया जाता है या कोई नया लॉ बनाया जाता है तो उसको लेकर हमारे जो सांसद होते हैं यानी कि जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वो चर्चा करते हैं पार्लियामेंट के अंदर यानी कि संसद के अंदर, और इससे रिलेटेड वो काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। लाइक वो अलग अलग तरीके से विधायक यानी कि जो बिल्स होते हैं उनको पेश करते हैं। इसके अलावा वो अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है। दोस्तों सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ इस पैराग्राफ में बताई हैं, आप लोग इस पैराग्राफ को अच्छे से ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर्यवेक्षी शक्तियाँ। संसद में स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और विशेष अधिकार प्रस्ताव का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सांसद प्रश्नकाल और शून्यकाल में प्रश्न पूछते हैं। वे लोक लेखा, अनुमान और विभिन्न विभागों से संबंधित स्थायी और तदर्थ समितियों में भाग लेते हैं और उस पर निगरानी भी रखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर्यवेक्षी शक्तियाँ, यानी कि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो हमारे सांसद होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो नज़र रखते हैं और अलग अलग तरीके के प्रस्ताव पास करते हैं। इसके अलावा प्रश्नकाल, शून्यकाल, इन सब में प्रश्न पूछकर वो अलग अलग कामों को देखते हैं कि कौन सा काम कहाँ तक पहुँचा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। संसद के सदस्य अर्थात सांसदों का निर्वाचन भले ही आम जनता द्वारा किया जाता है, परंतु सांसद भी जनता का प्रतिनिधि होने के नाते वे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। एक तरफ लोकसभा के सांसद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, तो दूसरी तरफ राज्यसभा के सांसद राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसके अतिरिक्त सांसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन और राज्य के विधायिका के निर्वाचन से संबंधित नियम बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं।
दोस्तों ये था हमारा थर्ड पॉइंट। गाइस थर्ड पॉइंट को आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, निर्वाचन संबंधी कौन कौन सी शक्तियां हमारे मंत्रियों के पास होती हैं उससे रिलेटेड डिटेल यहाँ पे बताई गई है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की, जो कि है संवैधानिक शक्तियाँ। भारत के संविधान के संशोधन प्रक्रिया में भी सांसद भाग लेते हैं। इस संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सांसद भाग लेते हैं। ये सांसद 3 प्रकार से संविधान में संशोधन कर सकते हैं: साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत और आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों की सहमति के द्वारा संशोधन। दोस्त ये इस तरीके से आप लोगों को दोस्तों फोर्थ पॉइंट को देखना है। परंतु दोनों सदनों के सांसदों की संवैधानिक संशोधन संबंधी शक्तियां असीम नहीं हैं, बल्कि सांसदों द्वारा संवैधानिक संशोधन संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप ही किया जा सकता है। दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को 4 पॉइंट को ध्यान रखना है। दोस्तों 4 पॉइंट के अंदर बताया गया है संवैधानिक शक्तियां। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हमारे देश का जो संविधान है उसके अंदर टाइम टाइम पर सुविधा के अकॉर्डिंग संशोधन किए जाते हैं, यानी कि उसके अंदर अमेंडमेंट किए जाते हैं। दोस्तों ये जो अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, ये जो करने की पूरी शक्ति है ये भी हमारी इंडियन पार्लियामेंट के पास है। और इंडियन पार्लियामेंट के अंदर 2 सदन आते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं, जो सांसद होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो मिलकर इस संशोधन प्रक्रिया को पूरा करते हैं। और संशोधन प्रक्रिया बेसिकली 3 तरीकों से की जा सकती है: साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा, और एक तीसरा तरीका है विशेष बहुमत और आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों की सहमति द्वारा। दोस्तों इस तरीके से 3 तरीके से संशोधन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उतना ही संशोधन उसके अंदर किया जा सकता है जो उसके मूल ढांचे के अनुरूप हो। दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को 4 पॉइंट को ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे 5th पॉइंट के बारे में। पॉइंट है प्रतिनिधि संबंधित शक्तियां। प्रत्येक सांसद जनता द्वारा ही किसी न किसी निर्वाचित क्षेत्र से चुना जाता है। अंततः वह अपने निर्वाचन क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व करते हुए जनता की आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को संसद में उठाता है। सांसद ही अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए परियोजनाएं भी तैयार करता है। इसके अतिरिक्त सांसद द्वारा ही जिला कलेक्टर या राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित और लागू परियोजनाओं का निरीक्षण भी किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ 23 दिसंबर 1993 को भारतीय सरकार द्वारा संसदीय सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को लागू किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं को लागू करने के लिए सांसद सीधे तौर से जिला कलेक्टर को सिफारिश कर सकते हैं। दोस्तों ये है हमारा 5th पॉइंट। दोस्तों 5th पॉइंट के अंदर बताया गया है कि जो हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है, जो हमारी इंडियन संसद है, उसके अंदर अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग सांसद होते हैं। वो अलग अलग एरिया से चुनकर आए होते हैं जो कि उनका निर्वाचन क्षेत्र होता है। दोस्तों जो उनका निर्वाचन क्षेत्र होता है, जहाँ से कोई भी एक मिनिस्टर चुनकर आया होता है, उस निर्वाचन क्षेत्र का ध्यान रखना, वहाँ पे कौन कौन सी परियोजनाएं लानी है, किस तरीके से वहाँ का विकास करना है, वहाँ पे कौन से ऑफिसर्स को नियुक्त करना है, ये जो भी डिसीजंस होते हैं ये जो वहाँ के सांसद होते हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं, यानी कि जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। ये एक शक्ति हर मिनिस्टर के पास होती है उसके चुनाव क्षेत्र से रिलेटेड। एंड दोस्तों यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। दोस्तों आपको 5th पॉइंट को इस तरीके से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे 6th पॉइंट की। दोस्तों हमारा 6th पॉइंट है वित्तीय शक्तियाँ। संसद की अनुमति के बिना सरकार ना तो किसी प्रकार का कर लगा सकती है और ना ही कोई व्यय कर सकती है। बजट केवल संसद में ही पेश किया जा सकता है और बिना संसद के अनुमोदन के ये पारित नहीं किया जा सकता। बजट के द्वारा ही संसद सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय से संबंधित अनुमति प्रदान करती है। सांसद विभिन्न वित्तीय समितियों के सदस्यों के रूप में सरकार के खर्चे की जांच करते हैं, उस पर नियंत्रण रखते हैं। इन समितियों में लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपकरण समिति,
और प्राक्कलन समिति शामिल है। ये समितियां अवैध, अनुचित और सार्वजनिक खर्च के दुरुपयोग के मामलों को सामने लाती हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि हमारा जो 6 पॉइंट है वो उसके अंदर बताया गया है वित्तीय शक्तियों के बारे में कि हमारी पार्लियामेंट के पास कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो वित्तीय शक्ति है हमारी पार्लियामेंट के पास, हमारी संसद के पास, वो ये है कि जो एक पूरे देश का जो बजट होता है वो केवल और केवल संसद के अंदर ही आ सकता है, उसको संसद के अंदर ही पेश करना है। और जब तक संसद उस बजट को पास नहीं करेगी तब तक उस बजट में से हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो ना तो कोई पैसा खर्च कर सकती है, ना ही उसको कुछ और कर सकती है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है। इसके अलावा जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों, हमारे इंडिया के अंदर टैक्सेस लगाए जाते हैं, जीएसटी लगाया जाता है। तो ये जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी टैक्स लगाना होता है, जो भी हटाना होता है, ये जो भी चीज़ें, ये जो भी प्रोसीजर होता है, ये सारा हमारी संसद के द्वारा ही होता है। और संसद को ये सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं कि वो टैक्स को लगा सकती है, टैक्स को हटा सकती है। ये सारी चीज़ें संसद के पास ये सारी शक्तियाँ हैं। तो दोस्तों आपको 6 पॉइंट को इस तरीके से ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, है अन्य शक्तियाँ। तो दोस्तों और क्या कौन कौन सी शक्तियाँ हमारी इंडियन पार्लियामेंट के पास है, इस पॉइंट के अंदर वही बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में विशेष परिस्थितियों में आपातकाल लगाने का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के सुझाव पर की जाती है, जिसके लिए बाद में दोनों सदनों की सहमति लेना आवश्यक है। अंततः संसद सदस्यों के रूप में सांसदों को राष्ट्रीय और राज्य और वित्तीय आपातकाल को लागू करने की स्वीकृति देने का अधिकार है। सांसदों को इन शक्तियों एवं कार्यों के अतिरिक्त सांसदों को कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं ताकि वे संसदीय कार्यवाही में पूर्णतः योगदान दे सकें। इन विशेष अधिकारों में शामिल है, सबसे पहला है सांसदों को संसदीय कार्यवाही के दौरान, कार्यवाही के प्रारंभ होने से 40 दिन पूर्व और कार्यवाही समाप्त होने के 40 दिन के बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता। हालांकि ये अधिकार केवल नागरिक मुकदमों में ही उपलब्ध है। सांसदों को सदन में भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है। सांसदों द्वारा संसद में दिए गए उसके किसी भी भाषण पर न्यायालय किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकता। अंततः ये कहा जा सकता है कि सांसदों की शक्तियों एवं कार्यों का काफ़ी महत्व है, जिसके कारण संसदीय शासन व्यवस्था नियमित तौर पर अपना कार्य कर पा रही है। सो दोस्तों यहाँ पे 7 पॉइंट के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके पास कौन कौन सी और अदर शक्तियाँ हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि एक आपातकाल की शक्ति भी हमारी इंडियन पार्लियामेंट के पास है। 352, 356 और 360 ये 3 अलग अलग अनुच्छेद हैं जिसके अनुसार आपातकाल लगाया जाता है। पहला अनुच्छेद है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड, दूसरा है 356 यानी कि राज्य आपातकाल से रिलेटेड, और 360 है वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड। तो दोस्तों आप लोगों को ये तीनों अनुच्छेद ध्यान रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके अलावा दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे और भी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है, उनको बंदी नहीं बनाया जा सकता अचानक से। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो दोस्तों आपको इस पॉइंट को इस तरीके से ध्यान रखना है। एंड गाइस अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है समकालीन समय में भारतीय संसद का पतन। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस तथ्य के बावजूद कि भारतीय संसद एक विचार विमर्श और प्रतिनिधि सभा के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हाल ही के वर्षों में इसकी छवि और प्रभाव को गंभीर झटका लगा है। संसद का पतन पूरे लोकतंत्र जगत में एक बार होने वाला विलाप है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध से अभूतपूर्व पैमाने पर चुनाव और पार्टी की राजनीतिक प्रक्रियाओं के भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के कारण संसद का पतन जारी है। सांसदों के लंबित आपराधिक मामलों पर आधारित विश्लेषण इस प्रकार है। 162 नवनिर्वाचित सांसदों ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्वयं के
घोषित हलफनामे के अनुसार लंबित आपराधिकरण मामलों की घोषणा की है। इनमें से 76 सांसदों के खिलाफ गंभीर मामले चल रहे हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि वर्तमान समय में संसद का आपराधिकरण हो रहा है। बढ़ते आपराधिकरण और भ्रष्टाचार के कारण आज भारतीय संसद का पतन हो रहा है, परंतु इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस स्थिति को सुधारने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे हमने इस वाले पॉइंट को भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आप लोगों से यही चीज़ें पूछी गई थी आपके क्वेश्चन के अंदर। आपसे बेसिकली 3 चीज़ें पूछी गई थी आपके क्वेश्चन के अंदर। पहली चीज़ आपसे पूछी गई थी संसद के कार्य, संसद कौन कौन से कार्य करती है, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया। दूसरा आपसे पूछा गया था संसद की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, ये मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे ऊपर 7 पॉइंट्स के अंदर। और तीसरी चीज़ आपसे पूछी गई थी कि समकालीन समय में भारतीय संसद का पतन हो रहा है, इसकी विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, ये लास्ट में जो मैंने आपको पॉइंट बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस पॉइंट को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पूरा आंसर फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे दोस्तों। सो दोस्तों, आप लोगों के असाइनमेंट बनने वाले हैं एंड दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों के असाइनमेंट में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो में की हुई मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड यस गाइज, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा आपको और कौन कौन से क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए वो भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।